हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आर के कंपटीशन एकेडमी में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न हमारे पास है, मुगल कृषि समाज के संदर्भ में जिन्स ए कामिल शब्द किसको संदर्भित करता है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए फसलों की खेती की प्रक्रिया जिससे अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। इसके बारे में अधिक जानकारी जान लेते हैं कि जिन्स एक कामिल उन फसलों को संदर्भित करता है जिन्हें मुगल काल के दौरान उनके उच्च व्यवसायिक मूल्य और राजस्व उत्पादक क्षमता के लिए उगाया जाता था। इन फसलों में गन्ना, कपास, नील और कुछ फल शामिल थे जिनके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मांग थी। किसानों ने मुनाफा अधिकतम करने और मुगल शासन के तहत कृषि अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए जिनसे कामिल फसलों का उत्पादन को प्राथमिकता दी। यह शब्द मुगल युग के दौरान कृषि के व्यवसायीकरण पर प्रकाश डालता है, जो कृषि पद्धतियों के माध्यम से राजस्व सृजन पर राज्य के जोर को दर्शाता है। जिनसे कामिल फसलों पर अक्सर उनकी लाभप्रदता के कारण अधिक कर लगाया जाता था, जिसने मुगल खजाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है, एक प्रमुख सूफी संत के जीवन और विरासत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1039 में उन्हें अफगानिस्तान से तुर्की सेना ने पकड़ लिया और सिंधु नदी पार करने के लिए मजबूर किया गया। बाद में वे लाहौर में बस गए, जहां उन्होंने फारसी में अपना प्रसिद्ध ग्रंथ कशफुल महजूब लिखा, जिसमें तसव्वुफ के सार को समझाया गया। उनका निधन 1073 में हुआ और उनके पोते सुल्तान महमूद गजनवी ने उनकी कब्र बनवाई। यह मकबरा सूफी भक्तों के लिए विशेष रूप से उनकी पुण्यतिथि पर एक पूजनीय तीर्थ स्थल बन गया। उन्हें दातागंज बख्श के रूप में याद किया जाता है, जिसका अर्थ है खजाने देने वाला, और उनके मकबरे को दाता दरबार या दाता का दरबार के रूप में जाना जाता है। इस अनुच्छेद में वर्णित सूफी संत की पहचान करें। तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, अबुल हसन अल हुजविरी। अबुल हसन अल उजविरी, जिन्हें दातागंज बख्श के नाम से भी जाना जाता है, 11वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध सूफी संत और विद्वान थे। उन्होंने फारसी ग्रंथ कशफुल महजूब लिखा, जिसे सूफीवाद पर सबसे पहला व्यापक ग्रंथ माना जाता है। उन्हें 1039 में अफगानिस्तान से तुर्की सेना ने पकड़ लिया था। बाद में वे लाहौर में बस गए, जो उनकी शिक्षाओं का केंद्र बन गया। उनका मकबरा, जिसे दाता दरबार के नाम से जाना जाता है, लाहौर में स्थित है और सूफी भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। उन्हें क्षेत्र में तसव्वुफ और आध्यात्मिक ज्ञान के संदेश को फैलाने में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है, बंगाल का कौन सा शासक ब्लैक होल प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें 146 कैदियों में से 23 ही जीवित बचे थे? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला। ब्लैक होल प्रकरण, जिसमें से 186 कैदियों में से 23 ही जीवित बचे थे, सिराज उद दौला के समय हुई। उसने कसीम बाजार और कलकत्ता में अंग्रेजी कारखाने को जब्त कर लिया और बाद में अंग्रेजों के साथ अलीनगर फरवरी 1757 की संधि पर हस्ताक्षर किए। उसने अंग्रेजों के खिलाफ पालसी का युद्ध जून 1757 लड़ा। उसने कोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया, कलकत्ता को मणिक चंद के अधीन कर दिया और कलकत्ता शहर का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया। उसे मीरन द्वारा पकड़ लिया गया और मार दिया गया था, जो मीर जाफर का पुत्र था। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है, विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, विरूपाक्ष। इनके बारे में जान लेते हैं कि विजयनगर का साम्राज्य दक्षिण भारत में दक्कन के पठार क्षेत्र में केंद्रित था। इसकी स्थापना 1336 में संगम वंश वंदुओं द्वारा हरिहर प्रथम और बुक्का राया द्वारा की गई थी, जो एक यादव वंश में होने का दावा करने वाले चरवाहे देहाती समूह के सदस्य थे। राज्य के संस्थापक संगम बंधु यादवों के वंश का दावा करने वाले चरवाहों की देहाती इतिहास से संबंधित थे। वे शिव यानी कि शिव के उपासक समर्पित थे, लेकिन अपने संरक्षक संत के रूप में विद्यारण्य के साथ श्रृंगेरी के वैष्णव आदेश का अनुदान किया और वाराह यानी कि सुअर एक विष्णु अवतार को उनका प्रतीक बनाया। बाद में सलवा और तुलवा राजा वैष्णव ने लेकिन हम्पी में भगवान विरूपाक्ष के चरणों की और तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की। अगला प्रश्न है, गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर आक्रमण किया था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, सोमनाथ मंदिर, गुजरात।
1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में वेरावल के पास प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसे लूट लिया। महमूद गजनवी अफगानिस्तान का शासक था। लूटे गए सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण मालवा के परमार राजा भोज और अहिलवाड़ा के सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 और 1042 ईस्वी के बीच किया था। गजनी के महमूद एक तुर्की आक्रांता थे जिसने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी का सबसे बड़ा आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था, जिसमें उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। उसके सभी 17 आक्रमणों से उसने कई राजवंशों पर विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है, फतेहपुर सिकरी को डैश द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, अकबर। फतेहपुर सिकरी शहर मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया था। उसने इस शहर को अपनी राजधानी के रूप में बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन पानी की कमी से उसे शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद 20 वर्षों के भीतर मुगलों की राजधानी लाहौर में स्थानांतरित कर दी गई थी। फतेहपुर सिकरी 1571 और 1585 ईस्वी के मध्य बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जितल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211-1236 वह कुतुब उद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। वह दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक था जो मामलुक वंश से संबंधित था। उसने 40 वफादार गुलाम अमीरों की टुकड़ी का गठन किया, जैसे तुर्कान ए चहलगनी भी कहा जाता है, जैसे चालीसा भी कहा जाता है। उसने चांदी का सिक्का और तांबे का सिक्का प्रस्तावित किया। उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। अगला प्रश्न हमारे पास है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, खिलजी। यहाँ पे हमारे पास कुछ वंश की सूची दी गई है जिसने कितने वर्ष तक शासन किया। पहला वंश था हमारे पास गुलाम वंश, जिन्होंने 1206 से 1290 तक यानी कि 84 वर्ष तक शासन किया। वहीं खिलजी वंश जिन्होंने से 1290 से 1320 में यानी कि 30 वर्ष तक शासन किया। तीसरा है तुगलक वंश, जिन्होंने 1320 से 1414 यानी कि 94 वर्ष तक शासन किया। चौथे हैं सैयद वंश, जिन्होंने 1414 से 1450 तक 36 वर्षों तक शासन किया। तो अंततः खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं और शेरशाह सूरी। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। 1539 में चौसा का लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में राजकुमार द्वारा सिखों का चिकित्सक और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक का लेखक कौन था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर 1656 से 1668 वह एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था। वह 1656 और 1668 ईस्वी के बीच भारत आया था। उसने शाहजहां के शासनकाल में भारत का दौरा किया। वह राजकुमार दारा सिखों का चिकित्सक था। बाद में औरंगजेब के दरबार में भी उसने अपनी सेवाएं दी। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर फ्रेंकोइस बर्नियर द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। पुस्तक मुख्य रूप से दारा सिखों और औरंगजेब के शासनकाल में बनाए गए कानूनों पर प्रकाश डालती है। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। खालसा परंपरा की शुरुआत 1699 ईस्वी में सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इसका गठन सिख धर्म के इतिहास की एक महत्वपूर्ण वृत्तांत थी। खालसा की स्थापना सिखों द्वारा वैसाखी के त्योहार के दौरान मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र उज्जैन था। इसके अतिरिक्त पाटलिपुत्र और अयोध्या भी इस काल में विद्या के महत्वपूर्ण केंद्र थे, लेकिन उज्जैन का विशेष महत्व था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 9 रत्न नामक विद्वानों के समूह को संरक्षण दिया, जिसमें महान कवि कालिदास भी शामिल थे। अगला प्रश्न दिया है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, साइरस। 2 प्रमुख आक्रमणों में से पहला आक्रमण लगभग 535 ईसा पूर्व साम्राज्य के संस्थापक साइरस महान द्वारा किया गया था, जिन्होंने सिंधु नदी के पश्चिम के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, जो अखमेनिद साम्राज्य की पूर्वी सीमा बनाते थे।
साइरस की मृत्यु के बाद डेरियस महान प्रथम ने पंजाब और सिंध पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, सांख्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। बुद्ध का जन्म सांख्य वंश के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म राजा सुधोधन और रानी माया के यहाँ मगध के छोटे राज्य में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जा सकता है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कारण। किसी भी बड़े पर्यावरण परिवर्तन जैसे वनों की कटाई, बाढ़ या नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण सूखा हड़प्पा समाज पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता था, जैसे फसल की विफलता, भूखमरी और बीमारी। कंकालों के साक्ष्य बताते हैं कि मलेरिया से भी कई लोग मारे गए थे, जो अक्सर मच्छरों से फैलता है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, तीवर। अशोक के शिलालेखों में उनके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, जो उनकी रानी कुरुवक्की के पुत्र थे। तीवर अशोक के सबसे छोटे पुत्रों में से एक थे और उन्हें अशोक की पसंदीदा पुत्र माना जाता था। तीवर का उल्लेख अशोक की रानी के शिलालेख में भी मिलता है, जो उन्हें अशोक की पसंदीदा पत्नियों में से एक के रूप में दर्शाता है। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, सावित्री। गायत्री को सावित्र सूर्य देव के रूप में माना गया है। सावित्र को सावित्री भी कहा जाता है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दिया गया है, जो देवता सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की है। अगला प्रश्न हमारे पास है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, उसके उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप। एक मजबूत और जोरदार शासक चंद्रगुप्त द्वितीय एक विशाल साम्राज्य पर शासन करने के लिए अच्छी तरह से योग्य था। उसके कुछ चांदी के सिक्कों पर विक्रमादित्य यानी कि वीरता का सूर्य की उपाधि अंकित है, जिससे पता चलता है कि वो बाद में हिंदू परंपरा के राजा विक्रमादित्य का आदर्श था। अगला प्रश्न दिया है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। व्यापार के उद्देश्य से 24 अगस्त 1608 ईस्वी को सूरत के बंदरगाह पर ब्रिटिश भारतीय उपमहाद्वीप में उतरे, लेकिन 7 साल बाद ब्रिटिश को सर थॉमस रो के नेतृत्व में सूरत में एक कारखाना स्थापित करने के लिए शाही आदेश मिला। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भी विजयनगर साम्राज्य के मुसलीपट्टनम में अपना दूसरा कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली। शुरुआत से ही ब्रिटिश व्यापार कंपनी ने युद्ध और नियंत्रण के साथ उस क्षेत्र के नियंत्रण और कूटनीति को संयोजित करने का प्रयास किया जहां उनके कारखाने स्थित थे। 1625 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने अपने कारखानों को मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन ब्रिटिश कारखाने के प्रमुख को तुरंत कैद कर लिया गया और उन्हें मुगल साम्राज्य के स्थानीय अधिकारियों द्वारा जेल में डाल दिया गया। अगला प्रश्न है, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा। भारत के समुद्री मार्ग के पुर्तगालियों द्वारा की गई खोज कैप ऑफ गुड होप होते हुए यूरोप से सीधे भारतीय उपमहाद्वीप की पहली दर्ज यात्रा थी। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा के नेतृत्व में यह खोज 1497 से 1499 में राजा मैनुअल प्रथम के शासनकाल के दौरान की गई थी। ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज। अगर आपको ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।